राजदीप महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे। अब मैं चाह रहा हूं कि इंडक्शन पॉलिटिकल मैसेजिंग और पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टेट वाइज चर्चा कर लें, और शुरुआत महाराष्ट्र से ही कर लेते हैं। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, किसी ने टिप्पणी की थी कि देखिए कि कैसे लगातार एकनाथ खड़से को और मुंडे परिवार को साइडलाइन किया जा रहा है। फिर किसी ने कहा कि देखिए पंकजा मुंडे ने अभी तक बधाई का ट्वीट भी नहीं दिया। फिर तीसरे ने कहा कि देखिए जो जो कराड़ हैं राजदीप जी, उनको लाया गया है और वो मुंडे परिवार से जुड़े हुए हैं और वो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, तो नई लीडरशिप पे जोर है। ये सब चीजें हैं। नारायण राणे का आपने जिक्र किया। एक जो र्यूमर मिल की बात कहें तो बड़ा चल रही है कि बस कुछ ही दिनों की बात है, उद्धव ठाकरे को कह दिया गया है कि आप वापस आ जाइए, आप मुख्यमंत्री बने रहिए, देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में समायोजित कर लिया जाएगा और आप भी यहाँ सहज होंगे और हम भी ज्यादा सहज होंगे, क्योंकि बीजेपी लंबे समय तक महाराष्ट्र में विपक्ष में अब रहना नहीं चाहती। और इसीलिए कहा गया कि देखिए सबके स्वर बदले हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कहा कि कोई ये भारत पाकिस्तान वाली बात नहीं है। संजय राउत भी उस तरह के बयान दे रहे हैं। और जब इस तरह का नहीं हो पा रहा था तो इसकी उलट मैसेजिंग देने के लिए कि हमारे पास भी विकल्प है। और हम सब जानते हैं कि ठाकरे परिवार नारायण राणे को कितना नापसंद करता है बिकॉज ऑफ देयर शेयर्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो उस मैसेजिंग का काम भी रहा। महाराष्ट्र के एग्जिट और एंट्री के बारे में क्या है आपकी पहली टिप्पणी? देखिए 4 मंत्री रहे महाराष्ट्र से। एक तो मेरे दोस्त नारायण राणे, अब मैं दोस्त कहूं तो आपको दुख होता है। दोस्त यानी मैं कई सालों से उनको जानता हूं। राजदीप जी, अव्वल तो मुझे दुख नहीं होता है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो। आप प्रांतीय। दूसरा मैं ये गौर करता हूं कि राजदीप सरदेसाई जी किस तरह से सिर्फ महाराष्ट्र से आने वाले मंत्रियों को ही अपना दोस्त कहते हैं। देखिए ऐसा है, राजदीप जो है ना, कल एक महाराष्ट्र के जिन मंत्री को हटाया गया उनसे मिलने भी गए थे। नहीं मैं वो भी ये कह रहे थे कि राजदीप मेरे दोस्त है और राजदीप भी कह रहे थे मेरे दोस्त है। मैं प्रकाश जावड़ेकर के घर गया था, हिमांशु भी थे और हमारे कई महाराष्ट्र के जो पत्रकार दिल्ली में है वो उनको मिलने आए थे। देखिए प्रांतीयता और देश को अलग मत देखिए। हम अपने बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, मैं तो आपसे कह रहा हूं कभी दूसरे राज्यों को भी मित्र कहिए भाई। सब मेरे मित्र है, लेकिन इसके आपने जो बड़ा सवाल किया, एक तो नारायण राणे को लेकर एक साफ मैसेज जाता है कि नारायण राणे एक ऐसे व्यक्ति है जो शिवसेना को लगातार टक्कर दे रहे, खासकर कि उद्धव ठाकरे को। इसके साथ साथ वो कोंकण से आते हैं, मराठा नेता है। मराठा को आरक्षण को लेकर जो वहां जो उथल पुथल हो रही है, उसके बीच एक मराठा चेहरा तो आपको चाहिए ही। देवेंद्र फडणवीस जो है वहां के नेता, वो ब्राह्मण है, उनको एक तरह से एक मराठा चेहरे की भी जरूरत है। नारायण राणे जो चुनाव भी आएंगे 6-8 महीने में, उनको एक तरह से वहां इस्तेमाल किया जा सकता है। मुंबई में कुछ इलाकों में उनकी थोड़ी पकड़ है, कोंकण में तो है ही। वहां मुझे लगता है एक तरह से पूरी राजनीतिक से प्रेरित है। एक मैसेज भी जाता है शिवसेना को कि अगर आप हमारे साथ नहीं आ रहे, देखिए हमारे पास नारायण राणे जैसे भी नेता हैं जो एक तरह से आपको टक्कर दे सकते हैं। ठीक है, तो एक ये मैसेज हो गया नारायण राणे का। दूसरा मैसेज जो सिग्निफिकेंट मुझे लगता है, जब आप भगवत कराड़ को करते हैं या एक मैसेज जाता है कि मुंडे फैमिली को, कि केवल आप प्रीतम, क्योंकि नाम चल रहा था प्रीतम मुंडे का जो गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, उनकी जगह आप डॉक्टर भगवत कराड़ को करते हैं जो उसी समाज से एक तरह से आते हैं। तो एक ओबीसी बंजारा समाज से आप किसी और एक व्यक्ति को करते हो कि हमारे पास एक और भी ऑप्शन है। आप ट्राइबल महिला को लाते हो, डॉक्टर पवार को लाते हो जो डिंडोरी से आती है, तो ट्राइबल समुदाय वुमन को लाते हो, उस एक तरह से एक और एक पॉलिटिकल मैसेज जाता है। तो महाराष्ट्र में जितने लोगों को, 4 जो व्यक्तियों को किया गया है, उसमें मुझे लगता है कपिल पाटिल जो मंत्री बने वो भिवंडी से बने हैं, वहां 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। मुंबई का एक सबब है, वहां भी कॉर्पोरेशन चुनाव है। तो चारों को लेकर मुझे एक ही लगता है कि पूरी तरह से राजनीति से, जैसे मैंने कहा, बड़ी चतुराई से ये कैबिनेट किया गया है ताकि सबको रिप्रेजेंटेशन मिले। और देखिए ये बताइए कि उद्धव ठाकरे वापस एनडीए में कब आ रहे हैं? देखिए मैंने ये सवाल कई लोगों से अब पूछा है, मुझे नहीं लगता अब वो तुरंत आएंगे। ये जो बात आप, क्योंकि आपने कहा कि मुख्यमंत्री आप बनिए, ये किसने आपको कहा कि बीजेपी ने कहा है आप मुख्यमंत्री रहिए? बीजेपी के पास 100 से ज्यादा। राजदीप जी, एक पत्रकार के तौर पर मेरा काम सब तरह के मतों, सब तरह के सिद्धांतों, फुसफुसाहटों, अफवाहों को
सुनना होता है। ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक देवेंद्र फडणवीस कैंप से जा रहा है, या देवेंद्र फडणवीस मैं नहीं कहूंगा लेकिन कुछ नेताओं से जा रहा है कि हम तैयार हैं बीजेपी के शिवसेना के साथ जाने और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह सकते हैं। कैसे रहेंगे? उनके पास 53 है, शिवसेना हैज ऑलमोस्ट हाफ द एमएलएज ऑफ बीजेपी। क्या बीजेपी बिल्कुल तैयार होगा, घुटने टेक देगा उद्धव ठाकरे के सामने? मुझे नहीं लगता। और नारायण राणे के आने से एक वो मैसेज भी गया है कि देखिए हम तैयार हैं आपको टक्कर देने कॉर्पोरेशन चुनाव में, आपको आना है आइए, नहीं आना है मत आइए। चलिए राहुल जी। सौरभ देखिए, महाराष्ट्र में एक बहुत, मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र का एक तरह से यूपीआईजेशन हो रहा है, जहां अगर आप 4 प्लेयर्स बड़े देख लीजिए तो 4, कांग्रेस को छोड़ दीजिए अगर, तो एक स्थिति ऐसी है कि चारों फ्रेनेमीज हो सकते हैं। यानी शिवसेना और बीजेपी दोस्त हो सकते हैं, एनसीपी बीजेपी दोस्त हो सकते हैं, शिवसेना एनसीपी दोस्त हैं। एक सरकार के अंदर जो 3 धड़े हैं वो आपस में साथ बैठते हैं, मगर तीनों का उद्देश्य क्या होगा आज से कुछ दिनों बाद या आज भी, कि हम किसी तरह वोट दूसरे से बेहतर ले आए जिससे हम बड़े हो जाएं। ये एक फ्रेनेमीज वाली सिचुएशन होती है। ये यूपी में भी यही हाल है। बीजेपी मायावती के साथ जा सकती थी, अखिलेश मायावती, अखिलेश कांग्रेस, कांग्रेस मायावती। ये बड़ा स्ट्रेंज यूपीआईजेशन है। इसमें देखिए क्या हो रहा है। मैं ये खबर जरूर बिल्कुल सही है, ये खबर उड़ी ही नहीं थी, खबर छपी भी थी कि इस तरह की बातचीत चल रही है। देखिए हुआ क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 24/7 एक पॉलिटिकल नेता हैं। उन्होंने क्या किया कि एक 1-to-1 मीटिंग करते हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ, 40-45 मिनट उन्हें देते हैं, जो कि अमूमन नहीं होता है। आजकल 30-32 मिनट में काम पूरा हो जाता है। और ये बात बताई जाती है कि प्रधानमंत्री ने इतना टाइम दिया। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि दुश्मन थोड़ी होते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। अब हो क्या रहा है सौरभ कि एक तरफ शिवसेना जब बीजेपी से अपनी समीप होने की या नजदीक होने की बात करती है तो वो एक्चुअली डरा रही होती है एनसीपी और कांग्रेस को। बीजेपी बात करती है शिवसेना के करीब होने की, वो इस सरकार में खलल डालने की कोशिश के लिए करती है। बीजेपी का उद्देश्य इस समय पे इस सरकार को गिराना नहीं है जिससे कि उनके हाथ में खून लग जाए और उनको मार्टेडम मिल जाए। बीजेपी का उद्देश्य है ऐसे हालात पैदा करना कि शिवसेना इन लोगों को छोड़ करके इनके साथ आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप ये बात बीजेपी समझ गई है कि अगर ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो पिछली बार 41 सीटें जो आई थी बीजेपी की नहीं आने वाली, इसलिए बीजेपी को उनको तोड़ना है। लेकिन इसमें प्रत्यक्ष रूप से हमला नहीं हो रहा, इसमें कहीं ना कहीं दोस्त बन के दुश्मनी की जा रही है। नहीं, इसके साथ साथ कहूं मैं कि आज की तारीख में उद्धव ठाकरे के दोनों हाथों में लड्डू है। एनसीपी और कांग्रेस भी चाहती है कि यह सरकार रहे क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, और बीजेपी भी चाहती है कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर उनके साथ आ जाए क्योंकि उनकी सरकार जो है वो अगले चुनाव में अगर साथ में लड़ेंगे तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आप देखिए इसके साथ साथ इस हफ्ते क्या हुआ है। एकनाथ खड़से जो एक समय बीजेपी में हुआ करते थे, वहां मंत्री थे, उनके खिलाफ आज ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आज भी उनको इंटरोगेट कर रहा है। उनके दामाद जो है उनका अरेस्ट हुआ है। कई जो एनसीपी नेता है अजीत पवार वगैरह, उन पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई हो रही है। तो एक तरफ दबाव सहयोगियों पर ताकि उद्धव ठाकरे को भी एक मैसेज जाए, और दूसरी तरफ एक तरह से नारायण राणे जैसे व्यक्ति को केंद्र में लाकर यह भी मैसेज जाए कि हमारे पास भी नेता है। तो बीजेपी अपनी एक तरह से रणनीति कर रही है, लेकिन आज उद्धव ठाकरे के पास दोनों हाथों में लड्डू है। वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं एनसीपी कांग्रेस के साथ। मेरा इतना ही कहना है, मुझे नहीं लगता बीजेपी तैयार होगी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री रखने के लिए। देखिए बीजेपी वो सिचुएशन वापस नहीं चाहती जहां पे वो छोटा भाई थी शिवसेना की। महाराष्ट्र में बीजेपी ने बड़ी शिद्दत से मेहनत करके वो पोजीशन पाई है कि वो बड़ा बिग ब्रदर बन गई है, बड़ा भाई बन गई है। शिवसेना को दोबारा मुख्यमंत्री मान के दिल्ली देवेंद्र फडणवीस को ला करके बीजेपी पुरानी 1995 की स्थिति वापस नहीं चाहती। सिर्फ मेरे मैं और राहुल मैं राजदीप जो कह रहे हैं ना कि एक तरफ से बीजेपी जो है ये चाहती है कि प्रेशर बनाया जाए उसके सहयोगी दलों पे, और दूसरी तरफ बीजेपी ये भी दिखाना चाहती है कि नारायण राणे जैसे लोग हैं हमारे पास जो एक परफेक्ट लीडर है और बड़े नेता हैं,
उसमें मैं एक बात जोड़ देता हूँ, ये उसी तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स है जैसे 2017 के अंदर हुआ था। बिहार के अंदर आप देखिए, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जो सरकार थी आरजेडी की, वो बहुत अच्छी चल रही थी, और एकाएक जो है तेजस्वी यादव पे केस हो गए, मीसा भारती पे हुए, और ईडी, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि उनकी इमेज जो है वो खराब हो जाएगी, और वो एक दिन भ्रष्टाचार के नाम पर अपना समर्थन वापस ले लेते हैं कि कहीं उनके डिप्टी सीएम जेल ना चले जाएं, मीसा भारती ना चली जाए, सारा जो है दोष उनके सरकार पे ना आ जाए, और वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं। शायद ये प्रेशर टैक्टिक्स राजनीति के शब्दों में कहूं तो वो महाराष्ट्र में सफल नहीं हुई। नहीं, पर इसमें बड़ी दिलचस्प बात है। कुछ दिनों पहले एक नेता उद्धव ठाकरे से मिला था और उन्होंने यही कहा कि आप वाकई आप बीजेपी में जाना चाहते हैं, और वही आपका हाल होगा जो आज नीतीश कुमार का है, कि आप एक तरह से बीजेपी के जूनियर पार्टनर बनेंगे। यहाँ तो आप मुख्यमंत्री है, यहाँ आप शरद पवार जैसे बड़े व्यक्ति को एक तरह से अब उनके भी एक तरह से ऊपर उठ गए, मुख्यमंत्री हैं, डिसीजन ले सकते हैं। क्या आप बीजेपी में वो कर पाएंगे? तो बिहार का उदाहरण उनको दिया गया जब ये बात चल रही थी कि आप चलिए एक बार फिर बीजेपी में, ये कहा गया वहां तो आपको पूरी तरह से ताकत नहीं मिलेगी जो आज आपके पास है। नहीं, मैं इसमें एक और चीज जोड़ देता हूँ। कुछ दिन पहले मैं संजय राउत से मिलने गया था। संजय राउत ने कहा, भाई हम 1995 में एक साथ आए और सबसे पहले सहयोगी दल बने। बिल्कुल सही बात है, ये बात राजदीप जी भी जानते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक बार हमारा डाइवोर्स हुआ, हम फिर साथ रहने आ गए, फिर दूसरी बार हो गया, तो उन्होंने कहा अब तीसरी शादी जो है हमने किसी और से कर ली है, और हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, हम और हमारे दो, हम उसी में खुश हैं अगले 3 साल। तो अब 5 साल बाद क्या होगा नहीं होगा उस पर नहीं जाता, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा ये सरकार 5 साल चलेगी, किसी तरीके के कयास आप मत लगाइए। उन्होंने एक बड़ी चीज है संजय राउत की, संजय राउत एक डायरेक्शन में कुछ बात कहते हैं, दूसरे में कुछ कह देते हैं। फिर उन्होंने योगी की तारीफ कर दी, उन्होंने कहा योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने कहा योगी कितने, उन्होंने कहा जितने लोग यूपी से आते हैं महाराष्ट्र में सब कहते हैं योगी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने कहा पीएम की तारीफ कर देते, लोग शक करने लगते हैं कि संजय राउत पीएम की तारीफ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से बड़ा कोई चेहरा है क्या आज देश की राजनीति में? सबसे लोकप्रिय, सबसे पॉपुलर है। तो संजय राउत, यही जो बयान है, हाँ, यही जो बयान है इस तरीके के, ये शिवसेना जो है वो एनसीपी और कांग्रेस के लिए यूज करती है कि देखिए हमारे पास ऑप्शन अभी वहां का खुला हुआ है, आप ज्यादा परेशान मत कीजिए। चाहे वो नाना पटोले हो या जो है अजीत पवार हो, कोई भी हो, अगर उनको थोड़ा सा छट लगता है तो वो इधर की तरफ थोड़ी सी बड़ाई कर देते हैं, मामला सही हो जाता है। शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिल लेते हैं, सब ठीक हो जाता है। शरद और फिर सोनिया गांधी से बातचीत हो जाती है। की कमी है, छोटी सी बात, जब आप महाराष्ट्र का जिक्र करें, मेरा इतना ही कहना है कि मैं समझता हूं इस तरह से की बातचीत चलती रहेगी जब तक बीएमसी के चुनाव नहीं होते। एक बार जब बीएमसी मुंबई के चुनाव होते हैं, आप देखेंगे स्थिति बदल सकती है, और 2024 के चुनाव के पहले जरूर बदलेगी, क्योंकि बीजेपी भी जानती है, जो राहुल ने बात कही, अगर एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना उस चुनाव में एक साथ जाती है तो महाराष्ट्र जो देश का नंबर 2 स्टेट है यूपी के बाद, 48 लोकसभा सीट आते हैं, वहां उनको परेशानी हो सकती है। तो मैं मानता हूं बीएमसी चुनाव के समय आप देखेंगे स्थिति फिर से बदल सकती है। ठीक है, अब हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, देश के किसी भी राजनीतिक दल की दृष्टि से, नंबर गेम की दृष्टि से, पॉलिटिकल मैसेजिंग की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। 80 लोकसभा के सांसद यहाँ से आते हैं। 2017 के बाद अब 2022 में बीजेपी की सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, और पहली दफा बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री 5 साल लगातार सीएम रहेगा, क्योंकि इससे पहले जब कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह रहे तो किसी को भी पूरा कार्यकाल नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि संतोष गंगवार को हटाया गया, और जब संतोष गंगवार को हटाया गया, कद्दावर नेता हैं ये भी, जब हम नाम गिनवा रहे थे कि वाजपेयी सरकार के जमाने में मंत्री रहे थे और अब इनकी विदाई हुई, तो उसको कंपनसेट करने के लिए पंकज चौधरी को लाया गया महाराजगंज के सेम कास्ट ग्रुप से। अनुप्रिया पटेल को भी लाया गया, बार बार हो रहा था कि साहब सहयोगी दलों को उतना नहीं मिल रहा है। समाज कल्याण सिंह की तबीयत अभी खराब चल रही है, स्वस्थ हो वो,
बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक रहा है। और कल्याण सिंह के परिवार से आगे अब बीजेपी देखना चाहती है। तो देखिए, कल्याण सिंह के बेटे भी सांसद हैं, राजवीर सिंह, लेकिन बीएल वर्मा को राज्यसभा भेजा गया और फिर मंत्री बनाया गया। एसपी सिंह बघेल बीजेपी के सामाजिक समीकरणों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो बघेल समुदाय है, गड़रिया समुदाय है, वो परंपरागत रूप से लंबे समय तक पहले सोशलिस्ट ब्लॉक का और उसके बाद बसपा का वोट बैंक रहा है। सपा ने भी उसमें सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी अपने आप को उसमें मजबूत करना चाहती है, इसलिए एसपी सिंह बघेल को वहां पर लाया गया। भानु प्रताप वर्मा मेरी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी से उरई जालौन से आते हैं, कई दफा के सांसद हैं और दलित समुदाय से आते हैं, उनको राज्य मंत्री रखा गया। और जब प्रधानमंत्री उनको इंडक्ट कर रहे थे तो भी बड़ा ऐसे शाबाशी वाले उसमें। तो एक इस तरह की मैसेजिंग है जो दी गई है। अजय मिश्रा टेनी को लाया गया, लखीमपुर खीरी वाले को, कि यंग को भी देखना है। और कौशल किशोर अभी कल तक देखिए बयान दे रहे थे, बहुत सारी नाराजगियां थी, लेकिन जब मेरी यहाँ संगठन के लोगों से बात हुई, उनका देखिए भाई बाकी सब ठीक है पर वो नेता है, उसकी जमीन पे पकड़ है। तो इस चीज को भी वजन दिया गया कि एसपी सिंह बघेल हो या कौशल किशोर, जिनकी जमीन पे पकड़ है, उनको भी एकोमोडेट किया जाए। मैं राहुल जी और हिमांशु जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में विधानसभा के 1 बरस भी नहीं बता है, ये जो इंडक्शन है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? और अब देखिए, उत्तर प्रदेश का जहां पे सवाल है, तो 2014, 17 और 19 बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा वो एक नेता या 2 नेता की वजह से नहीं हुआ। उसमें नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर था, नरेंद्र मोदी की जाति एक अंडर करंट फैक्टर था, और उसके अलावा मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि एक ताना बाना बोला बीजेपी ने कास्ट अरिथमेटिक का, जिसमें नॉन जाटव दलित, नॉन यादव ओबीसी, एमबीसी, अपर कास्ट, इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को जोड़ते रोते हुए लाई। दूसरा, इन वर्गों में मायावती के कारण या अखिलेश के कारण नाराजगी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के चलते ये 4.5 साल में ये फैब्रिक काफी खराब हो गया था। और इसको लेकर के अगर आज बीजेपी को अपनी छवि दोबारा सुधारनी है, तो उसके लिए ये जो एक कवायद की गई है कि आज यूपी से 7 लोग लाए गए, यूपी के अब 16 मंत्री हैं, यानी 20% करीब इस समय पे मंत्री इस कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि 16% सीटें होती हैं 543 में। लेकिन ये एक दीवार अगर मंच बना रही है बीजेपी, तो ये एक ईंट मात्र है, ये एक ईंट मात्र है, कवायद लंबी करनी है। दूसरी कवायद, इन्होंने इसी कवायद के अंदर एक जो सब टेक्स्ट है बीजेपी की, एक फायदा ये था कि बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पे बड़े इफेक्टिव ग्राउंडेड अलायंसेस जिसे कहते हैं वो किए थे, जिसमें अनुप्रिया पटेल थी, निषाद पार्टी थी, राजभर थे। उसमें से ये कम से कम अपना दल की पार्टी को, क्योंकि कुर्मी जो है वो 2nd लार्जेस्ट ओबीसी ब्लॉक है यूपी का, उनको लेकर के ये उत्तर प्रदेश में इन्होंने मंत्री बना दिया गया अनुप्रिया पटेल को। लेकिन मैं थोड़ा सा, अगर ये जो कैंडिडेट आप जिनके नाम ले रहे हैं ना, इनका मैं विश्लेषण करूं, तो मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि आपने कुछ नाम कहे औरैया वगैरह से, उन नेताओं की पैठ है। अब एसपीएस सिंह बघेल हैं, एसपीएस सिंह बघेल का मैंने ट्रैक रिकॉर्ड तब से उनको मैं जानता हूं जब वो एक पुलिस के पीएसओ हुआ करते, मुलायम सिंह के आसपास रहा करते थे। उन्होंने नेताजी से कहा कि साहब मेरे को डिग्री चाहिए, उनको नेताजी ने डिग्री दिलवाई। वो नेता बनना चाहते थे, नेताजी ने उनको एमएलए एमपी बनवाया, 1 बार नहीं 2 बार नहीं। फिर उनको लगा कि नेताजी की लुटिया डूब रही है, तो वो बसपा में चले गए। बसपा में जाने के बाद जब उनको लगा कि बसपा में हार गए हैं, तो वो बीजेपी में आ गए। आज की तारीख में आप उनको कह रहे हैं कि वो एक एससी नेता है और उनकी पैठ अच्छी है। भाई साहब, बीजेपी लोकसभा के साइट पे जाकर के उनका जो बायोडेटा है उसके अंदर देख लीजिए, तो 2015 से 2018 तक वो अपने आप को ओबीसी मोर्चा बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट कहते हैं। तो 2018 तक वो एक ओबीसी मोर्चा के नेता थे और आज वो बीजेपी के दलित फेस हैं। ये जो कैलकुलेशन कई बार होते हैं ना सौरभ, ये जो इंडिकेशंस होते हैं, इसमें भी राहुल जी इसमें एक तकनीकी पेज है जो प्रश्न आपने उठाया। यही सवाल अब से कुछ घंटे पहले मेरी बीजेपी के एक संगठन के बहुत बड़े व्यक्ति से बात हो रही थी और इसी पर चर्चा हो रही थी कि किस तरह से क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखिए सौरभ जी, भारत में ना
हर कास्ट ग्रुप के कई सब कास्ट ग्रुप होते हैं, ठीक है, और इसमें वेरिएशन होता है कि निषाद दिल्ली में हो सकता है एससी में हो, और यूपी में ओबीसी में हो, ठीक है, जाट कहीं पर ओबीसी हो सकते हैं, हरियाणा में जनरल में आते हैं। तो उनका ये कहना था कि जो बघेल गडरिया समुदाय है उसमें धनगर एक कम्युनिटी है जिसको एससी में माना जाता है ना, तो इसलिए वो नहीं सौरभ, मेरी बात ये नहीं थी कि उनकी जाति क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि 2018 तक वो ओबीसी पॉलिटिक्स कर रहे थे। मेरा कहना वो एक सर्टिफिकेट लेके आए थे, लार्जली वो है, वही प्रॉब्लम है कि अगर आप उसको में जी ओबीसी का सिग्नल दे रही है, अभी भी उनको ओबीसी लीडर के तौर पर ही प्रोजेक्ट कर रही है। वो लड़े ऐसी सीट से क्योंकि वो सब कम्युनिटी उसमें आती है, लेकिन एसपी सिंह बघेल बीजेपी का गडरिया समुदाय में चेहरा बताए जा रहे हैं, और जिसकी जो आपके ब्रज के इलाके से शुरू होकर और हमारे बुंदेलखंड तक और कानपुर के इलाके तक आता है, उस कंटिन्यूटी में उसकी बात हो रही है। सौरभ, अगर आज बीजेपी को लग रहा है कि वो जो है एससी फेस है, तो फिर उनको ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष क्यों बनाया था? तब ये पार्टी को समझ नहीं आया था कि ये गडरिया समाज से आते हैं, एससी हैं, तब उनका यूज जहां हो सकता था पार्टी ने वहां कर लिया। आज उनको लगता है कि यहाँ यूज हो सकता है बेहतर, तो यहाँ कर लिया। ये देखिए, यही पॉलिटिक्स है, जिसको जहां जगह मिल सकती है, जिसको जहां खड़ा करके आपको वोट बैंक मिल सकता है, आपने उसी तरीके से एक ताना बाना बुनने की कोशिश की है। लेकिन ये बीजेपी को शायद, अगर आपने ओबीसी मोर्चे का उनको अध्यक्ष बनाया था, तो बीजेपी के 5 बड़े प्रमुख मोर्चे होते हैं, उनमें से एक ओबीसी मोर्चा होता है, और मैं कहूं कि ये गलती हुई है टेक्निकली, तो बीजेपी को ये स्वीकार करना चाहिए कि जी वो यूपी के इस सब जाति में एससी हैं। ये गलती कोई स्वीकार नहीं करेगा पब्लिकली आके, बंद कमरे में वो समझा रहे हैं। देखिए, इसका लिटिगेशन भी चल रहा है, वैसे इसका लिटिगेशन भी चल रहा है। लिटिगेशन चलेगा ही, क्योंकि रामशंकर कठिरिया वहां से चुन के आते थे, उनको सीट काट के उनको जो है इटावा भेज दिया गया। तो मैं इटावा गए, और तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी चीजें बीजेपी को जब सूट करती है तो वो उस हिसाब से उसको लेती है। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो सकता है, ना सिर्फ बीजेपी में, कई बार कांग्रेस में भी हुआ होगा। ये चीज तो मोदी जी पे भी लागू होती है कि मोदी जी की इमेज के कई रूप, कभी वो आपको वाइब्रेंट गुजरात वाले सीईओ दिखते हैं, कभी वो अपने कास्ट वाले वो प्रियंका गांधी का बयान लेके कहते हैं कि देखिए मेरी जाति पर इस तरह की टिप्पणी की, कभी वो गरीब माँ के बेटे होते हैं, कभी वो चाय वाला होते हैं, कभी स्वयंसेवक होते हैं, तो वो शफलिंग करते ही रहते हैं, खुद ही सुप्रीम लीडर भी। नहीं, लेकिन वो कभी ओबीसी से एससी होने का दावा नहीं करते। ये तो अपने आप को बेचने का, कास्ट को अलग अलग डिफरेंट उसमें जाके बेचना, ये ठीक है, मतलब मेरा ये कहना। बाकी मेरा सौरभ मेरा कहना ये है कि जो ये सिलेक्शन हुआ है, अगर आप सिग्नलिंग कर रहे हैं, एक तो ये एक छोटी ईंट मात्र है अगर आप मंच बना रहे हैं उसके अंदर, ये कैबिनेट एक्सपेंशन में जो लोगों को आए हैं, क्योंकि यूपी में जो आज का नेता है वो कैबिनेट में आपने किसको ले लिया उससे थोड़ा सा कम है, उसको उत्तर प्रदेश में देखता है, क्योंकि उससे लगता है कि वहां उसका सम्मान कम हो रहा है। दूसरा, मुझे लगता है कि ये जो कंफ्यूजन है, थोड़े कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में शायद थोड़ा बेहतरी हो सकती थी, लेकिन यूपी में बीजेपी को अभी कास्ट केमिस्ट्री को दोबारा वर्कआउट लाने की या किसी पुराने समय के लेवल पे लाने में इससे बहुत ज्यादा कवायद करनी होगी। मैं ये बात कहूंगा कि ये बहुत अभी अंशमात्र काम हुआ है। देखिए जी, आपने आज वाजपेयी जी की बात की और आपने कहा वो एक अलग ईरा था। अगर जब हम देखें ट्रांजिशन वाजपेयी टू मोदी ईरा, आप उत्तर प्रदेश से नजरिए से देखिए, कैबिनेट एक्सपेंशन के पहले बात की जा रही थी हमेशा कि कितने ब्राह्मण नेता आएंगे इस बार, कि उत्तर प्रदेश को एक तरह से बीजेपी चाहती है अपना ब्राह्मण वोट तय करे, 17% है। क्या किया है बीजेपी ने? 7 में से आप यू कैन करेक्ट मी, केवल एक ही नेता है मुझे लगता है जो ब्राह्मण है, अजय कुमार इज द ओनली ब्राह्मण फेस। बाकी जो 6 आपके हैं, आपने ओबीसी और दलित समुदाय को एक तरह से आगे किया है, यानी 50% जो उत्तर प्रदेश ओबीसी, 20% एससी। लेकिन इतने सालों तक वाजपेयी ईरा में खास करके जोर दिया जाता था ऑन द ब्राह्मण फेस ऑफ बीजेपी इन उत्तर प्रदेश। अब जो है इन द मोदी ईरा एक साफ है कि ओबीसी, एससी, एसटी इज द कोर
और आपने ये जब एमपी जब 2019 का चुनाव हुआ, आपने कैंडिडेट्स में भी देखा, कैंडिडेट जो बीजेपी के जीते हुए भी हैं, आई थिंक 1 in every 3 बीजेपी कैंडिडेट्स, मोर देन 1 in every 3 इज ओबीसी ऑफ बीजेपी फ्रॉम इन 2019 इलेक्शन। तो ये जो तस्वीर, जो एक तरह से उत्तर प्रदेश को आप हमेशा कहते हैं, आप सब यूपी से एक तरह से आते हैं तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश आईना है देश का, बट इट इज सर्टेनली अ मिरर टू न्यू बीजेपी। और न्यू बीजेपी इज क्लियरली ओबीसी दलित एसटी ड्रिवन, मच मोर देन अपर कास्ट ड्रिवन देन एवर बिफोर। एंड मुझे लगता है मैंने पहले यही तो कहा था कि जो सोशल बेस से बदल दिया मोदी ने, कैबिनेट में भी और इलेक्शन में भी। बट इतना ड्रामेटिकली, और इसी इट्स नॉट जस्ट अ जनरेशनल चेंज आप कहते हैं 58 साल के लोग हैं, और हमने एक जो मोदी जी वाजपेयी जी के साथ राजनाथ सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी रह गए, इसके साथ साथ जो जातीय समीकरण बिल्कुल बदला है। एंड दिस इज वेयर बीजेपी हैज स्कोर्ड ओवर ऑल अदर पार्टीज। बाकी पार्टीज खास करके कांग्रेस जो है was never able to achieve this social engineering in North India, और अभी तक कोई नजर नहीं आता कांग्रेस में। And that is the big difference which this cabinet shows. There is a very astute caste arithmetic. जातीय जो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो दो चीजें और जोड़ दूं, हिमांशु इसमें अपनी टिप्पणी जोड़ सकते हैं या राहुल जी। पहली चीज तो ये है कि इस बात की खूब चर्चा है लखनऊ में कि अब योगी आदित्यनाथ की मंत्रिपरिषद का भी जल्द विस्तार होगा। पहली चीज तो जो कुछ लोग वहां एकोमोडेट नहीं हुए हैं उनको यहाँ एकोमोडेट किया जाएगा, खासतौर पर जो छोटे दल हैं या जो ऐसे जाति समूह हैं, क्योंकि आप केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं देख सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि योगी आदित्यनाथ इज ट्राइंग रियली हार्ड कि जो पैंडेमिक की दूसरी लहर में उनकी इमेज की छीछा लेदर हुई है, अगले वर्ष चुनाव होने हैं। जब जिला पंचायत सदस्य के आए तो कहा गया कि लगभग बराबरी पर छूटा है सपा और भाजपा के बीच मुकाबला, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो सत्तारूढ़ दल का चुनाव होता है, कि जब सपा सरकार में थी तो सपा ने अपने अध्यक्ष बनवाए और अब भाजपा है तो भाजपा बनवा रही है। लेकिन आप इमेज और ऑप्टिक्स के लेवल पर देखें, बीते दिन, आज हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 9 तारीख है, 8 जुलाई को ब्लॉक प्रमुखी के नामांकन होते हैं, 10 को उसकी वो है, और जिस तरीके की हिंसा की खबरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, दिस इज प्योरली बैड ऑप्टिक्स। मतलब आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं? एक शाबाशी की तरह चल रहा था कि साहब हमने अपने यहाँ निर्विरोध करवा लिया, हमने, अरे आपका इतना दमखम है, सब है, तो आप चुनाव हो जाने पे भी जीत जाते। लेकिन होता है ना कि ये जो छवियों का काम होता है पॉलिटिक्स में, कि आपकी पब्लिक में इमेज क्या जा रही है, आपके कार्यकर्ता क्या इमेज जा रही है। मुझे लगता है कि ये ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जिस तरह की दबंगई की, खुद बीजेपी के लोग भी इस पे चिंतित हैं। लेकिन होता क्या है कि बीजेपी में हर चीज को ओन और डिसोन करने का भी अपना एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है ना। तो राहुल जी, हिमांशु जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा, ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव, उसके बाद योगी आदित्यनाथ के दौरे करवा दिए गए कि साहब चुनाव तो सब ठीक हो जाए, सब अब कंट्रोल में है, ऐसा कुछ? देखिए, बिल्कुल जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव है वो इसी तरीके से, क्योंकि लोकल एरिया पे होता है, बहुत ज्यादा अगर कहें कि मतलब उसको बहुत उस स्तर पे रखिए जहां लड़ाई झगड़े ये सब देखने को मिलते हैं। ये एक बड़ी चीज पिछले कुछ दिनों में देखने के मिला है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े एग्रेसिव मूड में है। उसका कारण क्या है? ये बीजेपी की कार्यशैली नहीं थी। हम लोग पहले हमेशा ये कहा करते थे कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा वो अलग है, बीजेपी दूसरी पार्टियों से अलग है। अब बीजेपी का रीजन ये है, अगर ये इतने कार्यकर्ता एग्रेसिव हैं, कि आउटसाइडर्स बीजेपी में बहुत आए। दूसरा, अगर आउटसाइडर्स आए हैं तो उनका कल्चर भी आता है, और कहीं ना कहीं कल्चर अगर ऐसा आया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, बीएसपी का हो या कांग्रेस का हो, वो थोड़ी सी चीजें आपको भी खराब करती हैं, आपकी इमेज को खराब करती हैं। ये बीजेपी को समझ है। अब बीजेपी उसका कुछ कर नहीं सकती। आप देखें ना, जब बंगाल में चुनाव थे तो इसी तरीके से वहां के वो लोग आए थे जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारते थे। बहुत से बीजेपी के नेताओं ने ऑब्जेक्शन भी किया था, जो हमको मारते पीटते थे, जिन्होंने हमें लाठियां मारी हैं, वो क्यों आके यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। अब मैं आपको एक हरदोई की घटना बताता हूँ। नरेश अग्रवाल ज्वाइन कर रहे थे बीजेपी, उनको राज्यसभा नहीं मिली, ज्वाइन कराने पीयूष गोयल जा रहे थे। मुझे हरदोई के एक
संघ के प्रचारक का फोन आया, जो प्रचारक रहा था कभी। उन्होंने मुझे कहा फोन करके कि हिमांशु भाई आज तो मतलब बहुत दिल दुख हो गया। मैंने कहा भाई क्या हो गया? उन्होंने कहा मैंने 12 साल हरदोई के अंदर जो है प्रचारक रहा हूं। मैंने कहा तो उन्होंने कहा जिन लोगों ने हमको मारा है, पीटा है वहां पर, आज वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो मुझे कैसा लगेगा। अब मेरे लिए बीजेपी के लिए एक दिल के अंदर जो प्यार था वो नहीं रहेगा, क्योंकि इन्हीं लोगों ने तो हमको मारा है, वहां पे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा है। तो ये कहीं ना कहीं जब नरेश अग्रवाल आए या उनके बेटे आए या ब्रजेश पाठक आए, रीता बहुगुणा जोशी आए, स्वामी प्रसाद मौर्य आए, नंद कुमार नंदी आए, तमाम लोग आए आपके पास, तो कल्चर आपकी पार्टी में आएगा जिससे इमेज खराब होगी। अब कह सकते हैं कि ये कुछ कुछ इसी तरीके की चीजें हैं। आप देखिए ना, जो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर उसी तरीके से जा रहा है जहां एसपी और बीएसपी के जमाने में लॉ एंड ऑर्डर होता था। अब जो बात राजदीप कह रहे थे सोशल इंजीनियरिंग की, बीजेपी अपने जो उनका मेन वोटर है अपर कास्ट, उसके ऊपर क्यों जा रही है? बीजेपी कास्ट कॉम्बिनेशन का जो केमिस्ट्री बैठाई है, जो वाजपेयी आडवाणी एरा में नहीं हो पाती थी, आज की बीजेपी ने की है। उस सोशल इंजीनियरिंग को कास्ट कॉम्बिनेशन की केमिस्ट्री के साथ साधा और अपर कास्ट के साथ नॉन यादव, ओबीसी और जाटव के बिना जो एससी है, उसको लाकर बीजेपी की परफॉर्मेंस आप देखिए। 283 सीटें, शायद राजदीप जी आपने भी नहीं कल्पना की होगी कि 283 सीटें 2014 में आएंगी और 205 सीटें 2019 के चुनाव में बीजेपी जीत जाएगी। ये कास्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने बैठाया है। 303 सीटें जीती और कास्ट कॉम्बिनेशन की जो केमिस्ट्री उन्होंने बैठाई, सोशल इंजीनियरिंग को सत्ते हुए, ये है उनकी विनेबिलिटी का फैक्टर। अगर नॉन ओबीसी को और एससी को वो नहीं जोड़े, नहीं अपने साथ लाएंगे, तो इतनी ज्यादा सीटें वो न किसी प्रदेश में जीत सकते हैं और ना ही सेंटर में कहीं उनकी सरकार बन सकती है लोकसभा में इस तरीके की सीटों को जीतकर। तो ये बीजेपी ने एक तरीके से कहिए कि एक नई शुरुआत की थी 2013 से। ये शुरुआत 2013 से हो गई थी जब अमित शाह यूपी गए थे और उन्होंने जालौन से लेकर और कहाँ वो नहीं गए, वो हम लोगों को बताया करते थे, देखो मैं वहां जा रहा हूँ, वहां पे प्रवास करता हूँ, वहां के नेताओं से मिलता हूँ, ये है। उन्होंने छोटे छोटे लोगों को पकड़ के चुनाव जितवा दिया। ये होता है कास्ट को सही तरीके से साधा उन्होंने। जो दो जातियों का मतलब दो पार्टियां जिस कास्ट को रिप्रेजेंट करते हुए चुनाव जीत जाती थी, उन्होंने वो अलग करते हुए बीजेपी के साथ मिलाकर उसको इस तरीके की जीत दिलाई जो शायद पिछले 3 दशकों के अंदर किसी ने यूपी के अंदर नहीं देखी होगी। राहुल जी, मैं ये आपसे कह रहा था कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें पहली बार उन्होंने इस तरह से गुंडा शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा योगी आदित्यनाथ के लिए गुंडई, कि उनके राज में गुंडई हो रही है और ऐसा हो रहा है, दबंगई हो रही है, कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है, ये वो। आपको क्या लग रहा है? एक तो हम कैबिनेट रिशफल की बात कर रहे हैं, आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, यहाँ पे योगी वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी वाला भी एक नैरेटिव प्रोजेक्ट किया जा रहा है एक चंक के द्वारा। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को, खासतौर पर जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जिस तरह की हिंसा हुई है और बीजेपी काफी हद तक अनअपोलोजेटिक भी दिख रही है उसके बारे में, उसको अपनी वो जीत की तरह पेश कर रही है और विपक्ष उस पर जैसे रिएक्ट कर रहा है। देखिए सौरभ, जब पिछली बार लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए उस समय पे बीजेपी मार खा गई और उसको लेकर के एक हवा चली बीजेपी के बाहर उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी पिट रही है, और उसको लेकर के आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया और उनको कहा गया कि साहब सुधरो। उस सुधार में जब शिकायतें जो आई थी उसमें यह भी एक शिकायत थी कि जो चुनाव हुए थे लोकल बॉडीज के, उसमें बीजेपी का हार का कारण ये था कि एक जो टॉप लेवल के 2-3 नेता थे और संघ के जो लोग थे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जीरो था। दूसरा, एक उदासीनता थी पूरे बीजेपी काडर में सत्ता के कारण कि वो इस चुनाव में ठीक से जुड़ी नहीं। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमको बेहतर सीटें मिली, हम आगे हैं, योगी आदित्यनाथ के पीछे हैं। आप उसके बाद से देखिए क्या हो रहा है। योगी आदित्यनाथ पहली बार 4.5 साल में अपने घर से निकल करके बगल में रहने वाले
केशव मौर्य जी के घर जाते हैं, उनके बेटे को, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, भोजन होता है और चाय पानी होता है, एक पॉलिटिकल सिग्नल देते हैं कि जो दूरी थी, जो मौर्य साहब पॉलिटिकली जरूरी माने जाते हैं बीजेपी के लिए, एक सिग्नल दिया गया। दूसरा सिग्नल है कि बीजेपी के कार्डर को आदेश हुआ है कि वो जो एक ढिलाई का जो माहौल था, ग्राउंड लेवल पे कंटेस्ट नहीं किया आपने, उस ग्राउंड लेवल पे एग्रेसिवली कंटेस्ट करते हुए दिखिए। ये चुनाव जो हो रहा वाला है, जिसमें मारपीट हो रही है, ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक फुल ड्रेस रिहर्सल बना रहे हैं अपने लिए। वो फुल ड्रेस रिहर्सल एग्रेसिवली एक दूसरे से लड़के ये भी सिग्नल भेजना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई कॉन्टेस्ट में है तो हम दो लोग। और इसी कारण से बीजेपी का जो कार्डर है, उसको चूंकि ऊपर से आदेश है कि इस बार ढीले मत देखना, इस बार हर इंच की लड़ाई बराबर करते हुए देखना, इस कारण से आप इस लेवल का एग्रेशन इस चुनाव के अंदर देख रहे हैं। हालांकि इसमें भी बैलेट पेपर से ही होता है चुनाव, और उसके कारण से उत्तर प्रदेश की प्रथा रही है कि लोगों को, जो कि वोट करने वाले होते हैं, उनको बैलेट के बॉक्स से बड़ा प्रेम होता है। मैंने बहुतों को लेके भागते देखा है एक समय पे। लेकिन इस चुनाव को समाजवादी पार्टी और बीजेपी जो है, वो एक तरह की फुल ड्रेस रिहर्सल बना रहे हैं और एक कवायद कर रहे हैं अपने आप को एक दूसरे का चैलेंजर दिखाने में।